अब यहाँ पर आप देखो, अब हम परफेक्ट तरीके से जानते हैं कि कोल्ड वॉर था क्या, उसका नेचर क्या था, ठीक है। व्हाट इज द कोल्ड वॉर, वैसे मतलब हम लोग डेफिनेशन तो जान ही चुके हैं। यहाँ पर देखो, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हाई पॉइंट, ठीक है। तो इट वाज नोन एज कोल्ड वॉर। अच्छा यार ये और क्वेश्चन लिख लो, वैसे तो यार ये यहाँ पर कवर्ड ही है। विच इवेंट इज रिगार्डेड एज हाई पॉइंट ऑफ, विच इवेंट इज रिगार्डेड एज हाई पॉइंट या फिर ट्रिगरिंग पॉइंट, दोनों करके लिख लेना। विच इवेंट इज रिगार्डेड एज हाई पॉइंट स्लैश ट्रिगरिंग पॉइंट, ट्रिगर होता है ना जैसे कोई भी चीज, प्रोवोक मतलब। विच विच इवेंट इज रिगार्डेड एज हाई पॉइंट और ट्रिगरिंग पॉइंट ऑफ कोल्ड वॉर, मतलब कब से स्टार्ट हो गया कोल्ड वॉर, कैसे कह सकते हैं, तो कौन सा इवेंट है उसके पीछे, तो आप बोलोगे क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, ठीक है। हाँ, तो इतने मतलब इतने तरीके के क्वेश्चन मैंने आपको सारे लिखवा दिए कि जिस पेज में जो क्वेश्चन बन सकते हैं, अब आपका कोई इसके बियॉन्ड कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। इनको साथ साथ कवर करते जाना। तो व्हाट इज कोल्ड वॉर, स्टार्ट करें। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसे ही खत्म हुआ, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर एक लैंडमार्क इवेंट था कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर। 1945 के अंदर हुआ क्या था, याद है फर्स्ट क्लास का जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का पूरा। एलीड फोर्सेस जो थी, दो दो पावर्स थी, एक मिनट रुकना। हम्म दो पावर्स थी, एक तरफ थी एलीड फोर्सेस और दूसरी तरफ थी एक्सेस पावर, ठीक है। एलीड फोर्सेस का पार्ट थे यूएसए, यूएसएसआर। अच्छा, सोवियत यूनियन बार बार लिखा रहता है, समझ जाते हो ना, यूएसएसआर और सोवियत यूनियन एक ही चीज है ना। ब्रिटेन, फ्रांस, इन लोगों ने डिफीट करा था एक्सेस पावर को, जिसको लीड कर रहे थे जर्मनी, इटली और जापान। और यहाँ पर तो देखो सिर्फ इतनी सी कहानी गिवन है, मैंने तो फर्स्ट क्लास के अंदर 1 घंटा लगाकर आपको पूरा सिनेरियो समझाया मैंने आपको, है ना। जिसकी वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होता है 1939 में, और फाइनली वो खत्म होता है हिरोशिमा और नागासाकी पर लिटिल बॉय और फैट बॉय नाम के एटॉमिक बॉम्ब्स, जो कि यूएसए ने ड्रॉप करे जापान के ऊपर, उसके बाद, है ना, 9 अगस्त 1945 को। इस वॉर के अंदर, सेकंड वर्ल्ड वॉर की बात चल रही है, इस वॉर के अंदर ऑलमोस्ट वर्ल्ड की सारी मेजर पावर्स इन्वॉल्व थी। और ये वाला वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, बड़े सारे रीजन्स के बाहर तक फैला। इट स्प्रेड आउट टू रीजन्स आउटसाइड यूरोप, इंक्लूडिंग, मतलब इसका जो असर था, इसके जो परिणाम थे, वो साउथ ईस्ट एशिया तक में, चाइना, बर्मा जिसको आज के टाइम में म्यांमार कहा जाता है, और इंडिया के कुछ नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स में भी इसके जो क्या कहते हैं वॉर के इफेक्ट्स हमें देखने को मिले। कैसे नॉर्थ ईस्ट पार्ट्स में, कैसे, जैसे मैं एग्जांपल दूं कि चाइना बर्मा यहाँ पर क्यों बोल रहा है। इमेजिन कर लो ना कि जैसे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, ठीक है, कोई सिंगापुर वगैरह कंट्री है, ठीक है, मलेशिया, थाईलैंड वगैरह, उधर कोई एली है जो कि एक्सिस ग्रुप का पार्ट है, और दूसरी जगह पर एलीड ग्रुप का पार्ट है। तो उधर की फोर्सेस भिड़ जाएंगी ना, जैसे कोल्ड वॉर में चल रहा है कि यूएसए का कोई एली और यूएसएसआर का कोई एली है। तो ऐसे ही यहाँ पर एलीज दोनों के भिड़ जाते थे कि एलीड फोर्सेस का कोई कंट्री और एक्सिस ग्रुप की कोई कंट्री। ये सेकंड वर्ल्ड वॉर की बात कर रहा हूं मैं अभी, ठीक है। सेकंड वर्ल्ड वॉर ने इतनी ज्यादा तबाही मचाई पूरी दुनिया के अंदर, जो कि दुनिया ने आज तक कभी देखी नहीं थी। हजारों, लाखों, करोड़ों की तादाद में इंसानी जिंदगी का नुकसान हुआ, और जान माल का नुकसान हुआ, प्रॉपर्टी और ह्यूमन लाइफ दोनों का नुकसान हुआ। इससे पहले दुनिया कुछ साल पहले बस रिकवर कर ही रही थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से, जो कि हुआ 1914 से लेकर 1918 तक के बीच में। लेकिन उससे रिकवरी होते होते जब वो हो ही रही थी, तभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर घटित उसकी घटना हो गई। थर्ड वर्ल्ड वॉर होने ही वाला था, लेकिन हम जैसा कि पढ़ रहे हैं कि नहीं हो पाया, बच गया वो, ठीक है। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस एक हाई पॉइंट था जिसपे थर्ड वर्ल्ड वॉर हो सकता था, लेकिन वो नहीं हुआ, और दुनिया बच गई एक थर्ड वर्ल्ड वॉर के इफेक्ट से। तो यहाँ तक की तो कहानी हमें कंप्लीट तरीके से क्लियर है। आगे बात करते हैं। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के साथ ही एसोसिएटेड है कि आपसे कोई पूछे कि कोल्ड वॉर कब शुरू होता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का खत्म होना कोल्ड वॉर की बिगिनिंग को सिंबलाइज करता है, ठीक है। वर्ल्ड वॉर कब एंड हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब एंड हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है जब यूएसए ने दो एटॉमिक बॉम्ब्स जो थे जापान के दो शहरों में, जिनका नाम था, एक का नाम था, इसको मैं मार्क करता हूं, एक का नाम था हिरोशिमा और दूसरे का नाम था नागासाकी, जब ये अगस्त 1945 में उसके शहर पर गिराए। और मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी बहुत क्रिस्टल क्लियर, एक बॉम्ब गिरा था 6 अगस्त 1945 को, और दूसरा 9 अगस्त, 3 दिन के गैप के, 2 दिन के गैप के बाद 9 अगस्त
1945 को। एंड दिस आपसे कोई परफेक्ट डेट पूछे ना तो आप बोलते ना बस जापान का मिट जाना इस दिन के बाद। वैसे तो 6 अगस्त से शुरू हो गया था, लेकिन एक और बॉम्ब गिराया था तो 9 अगस्त के बाद तो मतलब उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई थी जापान की, और एक्सिस ग्रुप का खात्मा पूरा हो गया था, सिर्फ जापान ही लास्ट में रह गया था ना पूरा पूरा। ठीक है। और जब ये बॉम्ब गिरे तो जापान को सरेंडर करना पड़ा एलीट फोर्सेस के सामने, या फिर हम ऐसा क्रिस्टल क्लियर कहें यूएसए की फोर्सेस के सामने। और आप ये देख रहे हो एक तरीके से, मतलब वैसे तो ये बैटल ऑफ आयोजीमा है, लेकिन ऐसे ये जापान के अंदर ये यूएसए ने अपना फ्लैग यहाँ पर फिर रेज कर दिया था कि अब हम जीत गए, हमने यहाँ पर विक्ट्री जताई है। जर्मनी का दुश्मन मेन था यूएसएसआर, और जब वो जर्मनी हिटलर मर गया तो यूएसएसआर ने अपना झंडा लहरा दिया। ठीक है। इन्हीं दोनों की बात यहाँ पर क्यों करी गई है? वैसे तो देखो ब्रिटेन भी झंडा लहराता था अपना बड़ी सारी जगह पर, पूरा अफ्रीका और एशिया ब्रिटेन का था, फ्रांस ने भी कई कई जगह पर कब्जा कर रखा था। लेकिन यहाँ पर क्योंकि मेन ये हमारा जो बुक है ये कोल्ड वॉर के बारे में है ना, इस वजह से इन दोनों की बात कर रखी है, यूएसए और यूएसएसआर की। समझे? तो ये जो बैकग्राउंड चल रहे हैं हम पढ़ ही चुके हैं वैसे तो, लेकिन हम फिर भी देखते चल रहे हैं इसको। अच्छा, अब अगर हमसे कोई पूछे, मैंने आपको बताया था ना कि कई लोग ये बोलते थे यूएसए को कि यार जापान सरेंडर करने वाला था, लेकिन तुमने अपनी एक कि मैं पावर ब्लॉक हूं, मैं सुपर पावर हूं, ये दिखाने के लिए तुमने जानबूझ के बॉम्ब गिराए। तुम्हें इसका मतलब ह्यूमन लाइफ की कदर नहीं है। अमेरिका का नागरिक नागरिक है तो जापान का नागरिक नागरिक नहीं है क्या? सरकार की कोई डिसीजन की वजह से जनता क्यों सफर करे बताओ? एक एटॉमिक बॉम्ब के रेडियस के बारे में हम लोग बड़े दिन से बात कर रहे हैं, वो ऐसे 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 करके फैलता है, हजारों किलोमीटर तक वो फैलता है। जापान तो एक छोटी सी आइलैंड कंट्री है, कितना ज्यादा ह्यूमन लाइफ का लॉस हुआ होगा। और आज भी जो लोग उधर लोग पैदा होते हैं तो उसके रेडिएशन की वजह से वहां पर उनके ऊपर असर आता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था इंडिया के अंदर जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, उसकी वजह से ऐसा होता है। तो जो क्रिटिक्स है ना, क्रिटिक्स मतलब जो यूएसए के इस एक्ट को क्रिटिसाइज करते हैं कि यूएसए को न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं गिराने चाहिए थे। भाई न्यूक्लियर बॉम्ब, यार तुम वॉर खत्म करने के लिए न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा रहे हो, तुम सोच सकते हो कि ह्यूमन लाइफ को कितना लॉस होता है? आप और मैं कशिश घर पे बैठे हुए हैं, इंडिया भी किसी कंट्री से भिड़ जाए, हमारी क्या गलती? यूएसए और सॉरी रशिया यूक्रेन के वॉर में अभी इंडिया इन्वॉल्व हो जाए, हमसे पूछकर गई हैं फोर्सेस, बताओ। कल को न्यूक्लियर बॉम्ब गिरेगा तो सरकार को तो कुछ नहीं होता है, जनता, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर तो बचे रहेंगे, सफर कौन करते हैं? सिटीजन्स ना। तो क्रिटिक्स जो हैं, मतलब क्रिटिक्स ये कौन है, कौन क्रिटिसाइज कर रहा है? ये जो कि ह्यूमन लाइफ के बारे में, ह्यूमन डिग्निटी के बारे में बात करते हैं। क्रिटिक्स ने यूएसए के इस डिसीजन को ये कहकर क्रिटिसाइज करा कि यूएसए ने ये जो बॉम्ब गिराए, ठीक है, यूएसए को ऑलरेडी पता था, यूएसए न्यू डैट कि जापान जो है वो सरेंडर करने वाला है, जापान सरेंडर करने के लिए रेडी है, और अननेसेसरी था बॉम्ब गिराना। चलो भाई तुमने बॉम्ब गिराया, मान लिया, चलो तुम्हारे एक्शन को, वॉर चल रहा है, वर्ल्ड वॉर चल रहा है, बॉम्ब गिराए, लेकिन भाई न्यूक्लियर वेपन, न्यूक्लियर आर्म्स, न्यूक्लियर बॉम्ब गिराए तुमने, तुम वर्ड समझ रहे हो कि न्यूक्लियर इसने गिराया। क्रिटिक्स ये कह रहे हैं, मतलब ठीक है, मैं क्रिटिक्स का पॉइंट ऑफ व्यू रेज कर रहा हूँ। ठीक है, क्रिटिक्स ये सजेस्ट करते हैं कि यूएसए ने जो एक्शन लिया बॉम्ब गिराने का, न्यूक्लियर बॉम्ब गिराने का, इसका मकसद सिर्फ एक ही था कि कैसे भी करके, मतलब एक जैसे होता नहीं कि मतलब मुझे आपको कुछ बोलना है लेकिन मैं डायरेक्टली ना बोलकर एक एक्शन मैंने लिया और उसकी वजह से आपको चेतावनी दे दी है ना, कि कैसे भी करके मैं यूएसएसआर को, जो कि वो कोशिश करना चाहता था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, कि वो अपनी मिलिट्री पावर और पॉलिटिकल पावर को बहुत स्ट्रांग बनाए एशिया में और दूसरे रीजन में। तो ये चीज यूएसए ने शो कर दी मॉस्को को, मॉस्को मतलब रशिया, रशिया को कहा गया। जैसे हम लोग कभी कभार कहते नहीं है कि न्यू दिल्ली इज इन यूएसए, कहने का मतलब क्या है कि इंडिया, मतलब इंडिया न्यू दिल्ली कैपिटल है ना। तो यहाँ से प्राइम मिनिस्टर जाएंगे उधर फॉर्म करके, तो कभी कभार ना कैपिटल सिटीज हम लोग मेंशन कर देते हैं कोई बात कहने के लिए। मॉस्को मतलब यहाँ पर रशिया की बात हो रही है, आप आईआर की लैंग्वेज में मत जाओ। इसका मकसद ये था, यूएसए मॉस्को को ये दिखाना चाहता था कि यूएसए जो है वो सुप्रीम है। लेकिन यूएसएसआर ने भी हार नहीं मानी कि भैया मैं कैसे मान लूं तुम सुप्रीम हो। तो जब वो भी झुकने के लिए तैयार नहीं हुआ, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब ये डिसाइड हो गया कि दो सुपर पावर्स वर्ल्ड के अंदर हैं, तो वर्ल्ड में क्या फिनोमेना आया? बायपोलैरिटी का। ठीक है, लेकिन आवाज आ रही ना आपको? हाँ, लेकिन जब यूएसए के इस एक्ट को क्रिटिसाइज करा जाता है ना कशिश, यूएसए के इस एक्ट को जब क्रिटिसाइज करा जाता है, तो यूएसए के सपोर्टर अब कुछ तो बोलेंगे ना अपने फेवर में कि भैया हमारा ये जस्टिफाई कैसे था ये बॉम्ब गिराना, फलाना डिकमा। यूएसए के सपोर्टर्स ये आर्ग्यू करते हैं कि एटॉमिक बॉम्ब जो गिराया हमने वो बहुत एक नेसेसरी एक्शन था, ताकि हम क्विकली वॉर को एंड कर सकें और रोक सकें कि जो
अमेरिकन सिटीजन्स की लाइफ्स का और उनके एलीट लाइफ्स का, एलीट मतलब समझ रहे हो ना कि जो मतलब यहाँ पर जो इसकी एलीट पावर्स हैं उनका और नुकसान ना हो। ध्यान से समझना, अभी हम यूएसए, अभी हम कोल्ड वॉर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम वो वाली बात कर रहे हैं कि यूएसए का न्यूक्लियर बॉम्ब गिराना जापान के 2 शहरों के ऊपर, हिरोशिमा नागासाकी, न्यूक्लियर आर्म गिराना कितना जस्टिफाई है। क्रिटिक्स क्या बोल रहे हैं, तुम्हें साल पहले से पता था कि तुम्हें मतलब नहीं गिराना चाहिए, वो सरेंडर करने के लिए रेडी है लेकिन फिर भी तुम्हें गिराया। अमेरिका बोल रहा है कि हमें नहीं पता भाई, उसने कोई डेट नहीं दी थी सरेंडर वरेंडर करने के लिए, और ऑलरेडी अमेरिकन सोल्जर्स का इतना ज्यादा नुकसान हो चुका था, अमेरिकन लाइव्स और वो इतनी ज्यादा जा चुकी थी, और जापान ने ही सबसे पहले हमें प्रोवोक करा था, याद है ना वो कौन सी जगह थी वो, जापान जापान ने जब वहां पर वो गिरा दिया था, पर्ल हार्बर, है ना, पर्ल हार्बर के ऊपर जो अटैक करा उसने, तो उसकी वजह से हमारी हमारी जान माल की बहुत हानि हुई है, प्रॉपर्टी और ह्यूमन लाइफ बहुत सफर हुई है, और हम नहीं चाहते कि अमेरिका और अमेरिकन और जो उसके एलीट ग्रुप्स हैं, जो एलीट पावर्स हैं, उसकी जो एलीज हैं, जो छोटी छोटी कंट्रीज, उनको नुकसान दे जापान कैसे भी करके। तो कुछ भी मोटिव्स रहे हो, मतलब वॉट एवर द मोटिव्स आर, हम लोग मतलब सही और गलत क्या है ये कोई नहीं जान सकता, क्योंकि जो जिसके ऊपर ब्लेम लगाए जा रहे हैं उसके पास भी आर्गुमेंटेटिव पावर्स हैं। जापान भी कम तो था नहीं भाई, अब जापान को 100% तरीके से कोई सपोर्ट तो कर नहीं सकता। लेकिन बात यहाँ पर सिर्फ एक ही बात की आती है ना, कि न्यूक्लियर नहीं होना चाहिए था वो बॉम्ब, है ना, ये नहीं होना चाहिए था। तो वॉट एवर द मोटिव्स, जो कॉन्सिक्वेंसेस थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के, वो ये थे कि उसने, अब आ गया सुनो, अब हमारा चैप्टर यहाँ से मतलब एक तरीके से वो कह रहा है कि शुरू है। इसकी वजह से वर्ल्ड ने देखा कि 2 नई पावर्स ग्लोबल स्टेज के ऊपर निखर कर आ रही हैं, उभर कर आ रही हैं, ग्रो हो रही हैं, और कौन सी थी वो 2 सुपर पावर्स, यूएसए और यूएसएसआर। ठीक है, 2 सुपर पावर्स। जब जर्मनी हार गया और जापान हार गया, जो कि जहां से चैप्टर से स्टार्टिंग थी ना वो फ्लैग से, है ना, जब जर्मनी हार गया और जापान हार गया, और यूरोप की इतनी ज्यादा डिवास्टेशन हुई, मतलब ये पूरा का पूरा जो वॉर था ना, जो सेकंड वर्ल्ड वॉर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का शेष, वो यूरोप में लड़ा गया था। यूरोप की अलग अलग कंट्रीज में, यूरोप एक कॉन्टिनेंट है, यूरोप की अलग अलग कंट्रीज में लड़ा गया था। तो पूरा यूरोप ना बहुत सारे सालों के लिए, मतलब आप ये मान लो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से स्टार्ट हुआ और सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है 1945, 1945। तो अब ये मान लो 1914 से लेकर 1945 तक पूरा यूरोप ऐसे ही, ये देखो खंडर, टुकड़े, क्रैक्स, ये सब, मतलब इसकी पूरी ना दिशा दशा सब बदल गई थी। ये देखो इतना ज़्यादा डिवास्टेशन, नो ग्रोथ, एक्सट्रीम पॉवर्टी, लोग बेरोजगार हैं, ठीक है, कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही, लोगों के पास रहने के घर नहीं है। तो यूरोप में सबसे ज़्यादा इसके अफेक्ट हुए थे। अब आप ये बोल सकते हो ना कि यूरोप को तो फिर दोनों सुपर पावर से चिढ़ना चाहिए, लेकिन चिढ़ेगा इसलिए नहीं, क्योंकि क्योंकि बेटा तुम्हारी भी तो 2 कंट्रीज इन्वॉल्व थी इसके अंदर, पूरा का पूरा वेस्टर्न अलायंस जो था उसको तुम ये कर तो रहे थे, ब्रिटेन एंड फ्रांस, है कि नहीं, और भी थे, और भी यूरोपियन पावर्स, वेस्टर्न पावर्स थी, जो कि हम लोग डायरेक्टली एनसीईआरटी के अंदर और बुक्स के अंदर बात नहीं करते, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि 4 लोग ने बनाकर एलिट पावर्स बना ली थी, छोटी छोटी और भी तो कंट्रीज होंगी ना कुछ करके। लेकिन बाद में कशिश हम देखेंगे, जब सुपर पावर्स 2 आमने सामने आ गई ना, जैसे अभी तक तो देखो ना, ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसए और यूएसएसआर, ये सब एक ही ग्रुप का पार्ट थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक, जिसका नाम था एलीट ग्रुप, एलीट ग्रुप। लेकिन बाद में जब हम देखेंगे, ये 2 पावर जब आमने सामने आ जाती है ना, और ब्रिटेन के अंदर, सॉरी, पूरे पूरे के पूरे यूरोप के अंदर इतनी ज्यादा हैवी डिस्ट्रक्शन हुई थी, तो दोनों ना कोशिश करेंगे, कशिश 4th चैप्टर के अंदर हम देखेंगे, दोनों कोशिश करेंगे, यूएसए चाहेगा पूरा का पूरा यूरोप हमारे नेटो सीएटो सेंट्रो अलायंस को ज्वाइन कर ले, यूएसएसआर चाहेगा कि वॉर्सो पैक्ट को ज्वाइन कर ले। लेकिन होगा क्या, यूएसए जीत जाएगा उसमें, क्योंकि यूएसए ना एक बहुत हैवी प्लान इंट्रोड्यूस करेगा यूरोप के अंदर, कि जितनी तुम्हारी तबाही हुई है, जितना तुम्हारा डिस्ट्रक्शन हुआ है, जबकि मैं भी तुम्हारे साथ वॉर लड़ा था, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें डेवलप करने को, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज डेवलपमेंट हो, चाहे वो सोशल डेवलपमेंट हो, सोशल डेवलपमेंट समझ रहे हो, यूनिवर्सिटी एजुकेशन वगैरह, मतलब कैसे भी करके तुम्हें पैसा चाहिए ना, मैं दूंगा। और उस प्लान का नाम याद रखना, जिस प्लान के तहत अमेरिका ने इतने हैवी फंडिंग करी थी ना पूरे यूरोप में, उसको अट्रैक्ट करके रखने के लिए और एक तरीके से एहसान मंद बनाने के लिए, कि मैंने आपको यार देखो, मतलब मान लो कि आपका सब कुछ उजड़ गया है, मैंने आपको पैसे दे दिए, मैं आपसे बोल रहा हूँ ब्लैंक चेक ले लो मेरे से, जितने तुम्हें पैसे चाहिए ले लो, तो आप तो जिंदगी भर के लिए बंद गए ना, आप तो मेरे एहसान एहसान में, है ना। उस प्लान को कहते हैं मार्शल प्लान। ये नाम याद रखना, हम 4th चैप्टर के अंदर इसके बारे में डिस्कस करेंगे। यहां पर लिख रहा हूं, मार्शल प्लान। अमेरिका का एक मतलब एडवाइजर था जॉन मार्शल, उसने प्लान सजेस्ट करा था, इसलिए इसके नाम पे नाम है मार्शल प्लान। फिर अमेरिका की सरकार ने फंडिंग कर दी थी। सोच रहे हो जरा,
मोर देन 45 कंट्रीज हैं यूरोप के अंदर। पूरे यूरोप को इसने मतलब अमेरिका ने फंडिंग करी थी, इंफ्रास्ट्रक्चर और जितनी भी तुम्हारी तबाही हुई है। इसको कहते हैं हम लोग 1 मिनट, मैं थोड़ा सा ज़रा स्पेस अगर क्लियर करूँ यहाँ पर, 1 मिनट रुकना। इस प्लान को हम लोग कहते हैं यूरोपियन रिकंस्ट्रक्शन प्लान, दोबारा कंस्ट्रक्ट करने की बात यूरोप को। और इसके बाद ना, आप ये मान लो आज जितना यूरोप डेवलप्ड है ना, आप ब्रिटेन होकर आ चुके हो अभी कुछ साल पहले, है ना, जितना यूरोप अभी डेवलप है वो सिर्फ इसी वजह से डेवलप है क्योंकि अमेरिका ने उसकी पूरी पूरी फंडिंग करी थी अंडर मार्शल प्लान। मार्शल प्लान के अंदर बहुत हैवी फंडिंग मिली थी पूरे के पूरे यूरोप को। समझ गए? ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, कहाँ गया, हाँ, जब जर्मनी और जापान हार गए और यूरोप का डिवास्टेशन हुआ और वर्ल्ड के दूसरे पार्ट में, जैसे आप ये डिवास्टेशन देख रहे हो ना, मैंने साइड में ये इमेजेस बनाई थी, मतलब ये जो इमेज दिखाई थी, ठीक है, यूएसए और यूएसएसआर इस टाइम पर, इस दौरान यूएसए और सोवियत यूनियन या यूएसएसआर कह लो, ये ग्रेटेस्ट पावर बन गए वर्ल्ड के अंदर, जिनके पास एबिलिटी थी ये कोई भी इवेंट इन्फ्लुएंस कर सकते हैं एनीवेयर ऑन द वर्ल्ड। अब ये आपके दिमाग में ये वाली बात आई होगी, यार ये क्यों लिखा हुआ है इसमें, ये तो ऐसा बताया गया जैसे भगवान हो, कोई भी इवेंट को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। क्योंकि बात यहां पर यह है कि दीज टू आर सुपर पावर्स, और ऊपर से उनके पास अपने अपने कैंप में, यूएसए और यूएसएसआर के पास अपने अपने कैंप में इनके पास इनके रिस्पेक्टिव एलीज हैं। तो वो बता देंगे ना उसको कि सर जी ऐसी ऐसी बात हो रही है, ये देखो ज्यादा पावरफुल बनने की कोशिश कर रहा है, और रशिया, सॉरी यूएसएसआर इसको ना आर्म सप्लाई कर रहा है, आप थोड़ा सा हमारी हेल्प करो आकर। तो बस उसकी पावर को झुकाने की बात चलेगी। जैसे आप भी देखोगे, जब हम एरेनास ऑफ कोल्ड वॉर पढ़ेंगे ना, बड़ी सारी जगह पर ऐसा होगा, एक छोटी सी कंट्री है मान लो, नेपाल जैसी, भूटान जैसी, श्रीलंका जैसी छोटी कंट्रीज है, ठीक है, इनके ऊपर से, और मान लो कि नेपाल, भूटान, श्रीलंका को आप एग्जाम्पल के लिए मान लो कि इन्होंने यूएसएसआर का कैंप ज्वाइन कर रखा है, मान लो, ठीक है। अगर इनके ऊपर से अमेरिका का प्लेन निकलता था ना, चाहे वो किसी भी पर्पस के लिए जा रहा हो, जैसे मतलब मान लो कहीं पर सुनामी, डिजास्टर, अर्थक्वेक आ गया, इमरजेंसी किट्स जा रही हैं उस प्लेन के अंदर, ये शूट कर देते थे प्लेन को। अब आप समझ रहे हो कि कोल्ड वॉर क्यों है, ये कोल्ड वॉर कोल्ड क्यों है। डायरेक्टली यूएसएसआर और अमेरिका शूट नहीं कर रहे हैं एक दूसरे के प्लेन को, एलीज कर रहे हैं उनके, कि जैसे आप क्वीन हो कहेंगे, मैं किंग हूं, हम अपने सैनिकों को भेज रहे हैं, जाओ लड़ो, उसकी फोर्सेस को खत्म कर कर आओ, भेज लो, जाओ उसकी फोर्सेस को खत्म कर कर आओ। सेना मतलब आप ऐसा मान लो पानीपत के ऊपर हम दोनों हाथी के ऊपर बैठे हुए और हमारी सेना लड़ रही है, और ये जो हमारे छोटे छोटी सेना, जो बच्चे हैं, ये एलीज है हमारे, ठीक है। अब अगर हम लोग कंक्लूजन पे आए कि ये हुआ क्या, वाइल द कोल्ड वॉर वॉज एन आउटकम, कोल्ड वॉर किस चीज का आउटकम था, रिजल्ट किस चीज का था, कोल्ड वॉर आउटकम था। कोल्ड वॉर हुआ ही क्यों, सबसे पहली बात तो यही आती है कि वाई कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर इसलिए क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दो पावर्स, यूएसए और यूएसएसआर, ये दो सुपर पावर्स के तौर पर उभर कर आई और ये एक दूसरे की राइवल बनी, राइवल टू ईच अदर, ठीक है। और यहां पर डिस्ट्रक्शन काफी ज्यादा हुई थी, और ये डिस्ट्रक्शन क्यों हुई थी, ठीक है, इसका रूट कॉज क्या था, क्योंकि यहां पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर एटॉमिक बॉम्ब्स का यूज करा गया था, है ना जी। और मतलब कहने वाली बात यह है कि वैसे तो न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिराए गए थे, लेकिन अगर हम लोग सिर्फ कोल्ड वॉर की बात करें ना, ठीक है, कोल्ड वॉर की बात में देखो कशिश, ये वाली बात है कि दोनों कंट्रीज को रियलाइज हो गया था कि एक दूसरे के ऊपर बॉम्ब छोड़ना या डायरेक्टली लड़ना ना, डायरेक्टली लड़ना एक दूसरे से सही नहीं होगा। मैं इसको आराम से समझाता हूँ, मैं आराम से समझाता हूँ, 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको। इसको ना एक इवेंट कहते हैं जो कि आपको बगल में ही दिख रहा है, अभी मैं डिफाइन कर देता हूँ। यार आप ना ऐसा मान लो, आप ना यूएसए हो, आपने, और मैं यहां पर यूएसएसआर हूं, आपने मेरे ऊपर सबसे पहले आपने अटैक करा, फर्स्ट अटैक आपकी तरफ से हुआ, और आपने न्यूक्लियर बॉम्ब छोड़ दिया मेरे ऊपर, मेरा पूरा का पूरा सर्वनाश हो गया, मेरी कुछ बचा ही नहीं, कंट्री नहीं बची, वर्ल्ड मैप से ही गायब हो गई, मान लिया। ध्यान से समझना आइडियोलॉजी को।
ऐसा कर सकता था ना कोई एक एक छोड़ देता पहली बार बॉम्ब और खत्म कर देता उसको, है ना। लेकिन यहां पर अलायंसेस की इंपॉर्टेंस पता क्या थी कशिश? अलायंसेस की यही तो इंपॉर्टेंस थी। दोनों सुपर पावर्स को डर लगता था, या फिर एक अंडरस्टैंडिंग कह सकते हो, दोनों कह सकते हो आप, ये वर्ड यूज कर सकते हो दोनों आप। या तो दोनों सुपर पावर्स के अंदर डर था, या एक प्रकार से दोनों सुपर पावर्स के अंदर एक अंडरस्टैंडिंग थी कि अगर हमने इसको खत्म कर भी दिया, इस कंट्री को कर भी दिया, लेकिन इसके पास एलीज तो है ना। उन एलीड कंट्रीज के अंदर मान लो कि मैं यूएसएसआर को मिटा रहा हूं, इसकी हस्ती मिट गई है पूरी तरीके से, ठीक है। इसके पास लेकिन एलीज है। अब इस एलीज के जो एलीट ग्रुप्स हैं, मतलब एलीट कंट्रीज हैं, उसके अंदर मैंने आपको बताया था ना, ये लोग अपने मिलिट्री बेसिस बना लेते थे। जैसे क्यूबा को मिलिट्री बेस के अंदर कन्वर्ट कर दिया था यूएसएसआर ने। तो वहां पर यूएसएसआर तो खुद तबाह हो गया, मतलब वो बीइंग अ कंट्री, रशिया जहां पर आज के टाइम में मान लो वो पूरा मिटा दिया अमेरिका ने एक न्यूक्लियर बॉम्ब छोड़कर, पूरा मिट गया वो, तहस नहस हो गया, कुछ बचा ही नहीं, वर्ल्ड मैप में कोई कंट्री रही नहीं यूएसएसआर या रशिया नाम से, ठीक है, मान लिया। लेकिन जो इसके एलीज होंगे वहां पर तो यूएसएसआर ने पूरे वेपन्स तो अपनी कंट्री में नहीं रखे होंगे ना, कुछ तो न्यूक्लियर वेपन्स अपने एलीज में रखे होंगे ना। और उनको इंस्ट्रक्शन होगा, जैसे ही अमेरिका हम पे अटैक करे तो आप उसके ऊपर ये सारे के सारे छोड़ दोगे, तो अमेरिका भी मिट जाएगा फिर एक ही मिनट के अंदर। होएगा कि नहीं होगा ऐसा? समझ गए ना मेरी बात? कि मान लो कि आपकी छत के ऊपर किसी ने मिसाइल छोड़ दी, आपने लेकिन आसपास के घरों में कुछ वेपन्स 75 अपने घर पे रखे हुए थे, 25% उधर भी खतरनाक वाले रखे हुए थे, कि जैसे ही अगर मेरे घर के ऊपर अटैक होता है तुम चारों तरफ से घेर कर उसको फोड़ देना, मेरे तो वेपन्स और मैं तो खत्म हो जाऊंगी, लेकिन ये भी नहीं बचना चाहिए। तो एक बार बताओ, ये डर यूएसए में भी तो होगा ना फिर, अगर यूएसएसआर में, तो मैं तो एग्जांपल के लिए मतलब ऐसा डर लिया था। इसको कहते हैं फियर और अंडरस्टैंडिंग दोनों के अंदर, इसके मतलब डरे भी हुए हैं और ये अंडरस्टैंडिंग भी है। इसको कहते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात, इसको कहते हैं अगर एक कंट्री ने पूरे न्यूक्लियर वेपन्स यूज करके सामने वाले के ऊपर छोड़ दिए और वो कंट्री का सर्वनाश हो गया, विनाश हो गया, लेकिन फिर भी सेकंड वाले के पास इनफ वेपन्स अवेलेबल हैं, कशिश इनफ वेपन्स अवेलेबल हैं टू रिटेलिएट। रिटेलिएट जानते हो ना क्या होता है? बदला लेना। इस अंडरस्टैंडिंग की वजह से कि सामने वाले के ऊपर सारे वेपन्स, अगर सारे आर्म्स, सारे न्यूक्लियर बॉम्ब्स वेस्ट कर भी दिए, सामने वाले के पास इनफ कैपेसिटी है टू रिटेलिएट, और वो भी हमें खत्म कर देगा, और रिजल्ट क्या होगा? जीरो प्रॉफिट ऑफ बोथ। गोलियों की रासलीला रामलीला की तरह खड़े हुए हम दोनों, मैंने आपको गोली मारी, आपने मुझे गोली मारी, ना तुम बचे ना मैं बचा, है? ये अंडरस्टैंडिंग और फियर है ना, यही मान लो इसको। इसको कहते हैं हम लोग लॉजिक, कि हम दोनों ने एक लॉजिक लगाया किसका? डेटरेंस का। डेटरेंस का मतलब जानते हो? वन आर्म डिस्टेंस मेंटेन करके दूर रहो, दोनों के पास कैपेसिटी है कशिश। मैं अभी मतलब बीच का पार्ट आपका आप सोच रहे हो क्यों छोड़ दिया, छोड़ा नहीं है मैं अभी, पर यहां से कनेक्शन हो रहा है ना, तो मैं एक चीज बता रहा हूं, ध्यान से समझना। डेटरेंस का मतलब क्या होता है? दोनों साइड्स के पास कैपेसिटी है, आपके घर पे भी 500 बॉम्ब्स रखे हुए, मेरे घर पे भी 500 बॉम्ब्स रखे हुए हैं रिटेलिएट करने के लिए, कि तुम चलो कोई बात नहीं पूरे छोड़ दोगे मेरे ऊपर, लेकिन दोनों साइड्स को पता है सारे के सारे 500 के 500 बॉम्ब्स कशिश ने ना अपने घर पे रखे होंगे, ना मैंने अपने घर पे रखे होंगे, मैंने बांट रखे होंगे, 5 उस घर में, 15 उस घर में, 25 उस घर में, क्या पता मैंने एक भी ना रख रखा हो बॉम्ब, और जैसे तुम मुझ पर अटैक करो सारे बॉम्ब तुम्हारे ऊपर छूट जाए, 500 के 500 कहीं और से आकर, है ना। रिटेलिएट करने की कैपेसिटी दोनों पावर्स के पास है अगेंस्ट ईच अदर, और इतना डिस्ट्रक्शन एक दूसरे को कॉज कर सकते हैं, दे कैन कॉज सो मच डिस्ट्रक्शन कि कोई भी साइड अफोर्ड ही नहीं कर सकता वॉर इनिशिएट करने के लिए, क्योंकि एक को पता है तुम इनिशिएट करोगे, सामने वाले के पास फिर भी पावर है, वो तो खत्म हो जाएगी कंट्रीज से, लेकिन उसके पास एलीज हैं, वो मिलिट्री बेसेस उसके इधर उधर फैले हुए हैं, तुम क्या जानो कि कहां उसने मिलिट्री बेस बना रखे हैं चोरी चुपके से, ठीक है। इसको कहते हैं लॉजिक ऑफ डेटरेंस। इसलिए कोल्ड वॉर कशिश कोल्ड रहा, एंड इट नेवर टर्न इनटू अ हॉट वॉर या फिर शूटिंग वॉर। इस डेटरेंस ने, इस अंडरस्टैंडिंग ने, फियर एंड अंडरस्टैंडिंग ने प्रिवेंट करा कि कैसे ना कैसे कर कर, ठीक है, वॉर प्रिवेंट हो, राइवलरी चलती रहे तो कोई बात नहीं। आज समझ में आ गई एक नई टर्म लॉजिक ऑफ डेटरेंस, हाँ जी, हाँ जी। है ना। क्या होता है लॉजिक? मतलब ये हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि आप यार आप सोच रहे हो, मान लो बहुत नॉर्मल एग्जांपल दे रहा हूं, आप सोच रहे हो होली है, मैं इसके बैलून मारती हूँ, आपने मेरे बैलून मारने के लिए सोचा, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि ये बैलून लेकर नहीं आ रहा, लेकिन यार मुझे इस पे ना डाउट हो रहा है,
कि इसके दोस्त रहते हैं यहाँ वहाँ, जहाँ पर ये जिस गली से निकल रहा है और मैं इस पे बैलून मारने का सोच रही हूँ, इसके यहाँ वहाँ दोस्त रहते हैं, कहीं वो छतों पे आकर भाई मुझे गीला ना करते, मुझे घेर लिया तो मैं इसके तो बैलून मार के निकल जाऊंगी, फिर उसके बाद इसके भी लोग रहते हैं, कल को बोल देगा कि ये निकले, कशिश निकले इस गली से, तो इसके भी बैलून मारना खिंचा खिंचा के। आप समझ गए? सिर्फ इस अंडरस्टैंडिंग की वजह से कोई कुछ नहीं करेगा। नॉर्मल सी बात देख लो ना, जब हम खेलते हैं, जैसे मतलब मान लो छोटे होते थे, हम खेलते थे, तो हम पंगे, कोई अकेला जा रहा होता था तो पंगे ले लें। साइकिलिंग का ग्रुप आपने जैसे करा होगा कि लड़कों के साथ आप खेल रहे होगे, है ना, लड़कियों के साथ आप खेल रहे होगे, तो 5 साइकिल अगर आप उतरे, 5 उतरे, तो आप अकेले भिड़कर नहीं आओगे उनसे। अगर आपके बैकअप में कोई सपोर्ट वाला नहीं है तो आप फिर मतलब हाँ चल 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 निकल निकल निकल, ऐसे ही करके बात टल, दोनों साइड से बात टल जाती है, क्योंकि सब दोनों को पता है कि दोनों पावरफुल है इस सिचुएशन के अंदर। ठीक है? तो ये जो लॉजिक था, अब मैं इसलिए आपको, मैंने बगल में लॉजिक ऑफ डिटरेंस के बारे में, ये देखो लॉजिक ऑफ डिटरेंस के बारे में मैंने इसलिए आपको पढ़ाया है क्योंकि वो ये बोल रहा है, ये जो लॉजिक था, लेकिन उसने लॉजिक यहाँ पर मेंशन नहीं करा ना। ठीक है? ये दोनों के लिए बहुत ज़्यादा कॉस्टली था कि वो न्यूक्लियर या एटम बॉम्ब से अटैक कर सके एक दूसरे के ऊपर, और एक लॉजिक था जो कि बहुत पावरफुल था। ये बात कर रहा है लॉजिक ऑफ डिटरेंस की। जब दो राइवल पावर्स न्यूक्लियर वेपन्स की पोजीशन में, न्यूक्लियर वेपन्स के पोजेशन में होते हैं, जब उनके पास होता है, तो वो एक दूसरे के ऊपर इन्फ्लिक्ट कर सकते हैं, मतलब दे कैन कॉज बोथ डेथ एंड डिस्ट्रक्शन, जो कि अनएक्सेप्टेबल होगा। और फुल फ्लैश वॉर ना अनलाइकली होता है ऐसी सिचुएशन के अंदर। ध्यान से समझना वो क्या बोल रहा है। जब दोनों कंट्रीज के पास ही न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं, मेरे पास भी बैलून है, आपके पास भी बैलून है, हम एक दूसरे को भिगो सकते हैं, तो ये अनलाइकली है कि हम दोनों एक दूसरे से लड़ेंगे, क्योंकि कोई फायदा ही नहीं। हम जानते हैं मैं भी गीला होकर आऊंगा, वो भी गीला होकर आएगी। बेटर है कि भाई मत करो एक दूसरे के ऊपर अटैक। या तो उसके पास बैलून नहीं होता या मेरे पास नहीं होता, तो अलग बात है, कोई एक दूसरे को प्रवोक करता। दोनों के पास सेम टूल अवेलेबल है, तो फिर फायदा क्या है इन सब चीजों का, बताओ, है ना? हाँ जी। तो इन स्पाइट ऑफ प्रोवोकेशंस, प्रोवोकिंग इवेंट्स तो बहुत सारे हुए, इन स्पाइट ऑफ प्रोवोकेशंस, दोनों में से कोई भी साइड ये नहीं चाहती थी, ठीक है, कि एक वॉर हो जाए, कि हम एक मतलब रिस्की सिचुएशन के अंदर, वॉर के अंदर एंटर कर जाए और हमें किसी भी तरीके का पॉलिटिकल गेन हो, क्योंकि पॉलिटिकल गेन हो ही नहीं सकता है ऐसी सिचुएशन के अंदर। एक साइड को तो आप तबाह कर दोगे, लेकिन फिर भी दूसरी साइड इज लेफ्ट विद इनफ वेपन टू रिटेलिएट। ठीक है? इन द इवेंट ऑफ, अब यहां से सुनना, यहां से लॉजिक ऑफ डिटरेंस की डेफिनेशन बनेगी। अगर न्यूक्लियर वॉर होता है, मान लो कि हो गया, किसी एक साइड ने छोड़ दिया बॉम्ब, यूएसए ने यूएसएसआर के बॉम्ब छोड़ दिया और उसकी हस्ती मिटा दी, वर्ल्ड मैप से ही गायब कर दिया उस कंट्री को, इतना भयंकर तरीके से, हिरोशिमा और नागासाकी के लिटिल बॉय और फैटमैन से भी भयंकर बॉम्ब छोड़ दिया, मान लो ऐसा कोई सिचुएशन हो गया। दोनों साइड्स इतना ज्यादा बैडली हार्म होंगे, बोथ साइड्स विल बी सो बैडली हार्म, कि ये इंपॉसिबल हो जाएगा कि डिक्लेयर करना कि विनर है कौन, क्योंकि ऐसी सिचुएशन के अंदर नो साइड विल बी विनर। क्यों विनर, क्यों नहीं? इवन इफ वन ऑफ देम ट्राइज टू अटैक एंड डिसेबल द न्यूक्लियर वेपन्स ऑफ इट्स राइवल, यूएसए ने पूरे सारे अपने न्यूक्लियर वेपन छोड़ दिए अमेरिका के ऊपर, अमेरिका ने सारे छोड़ दिए यूएसएसआर के ऊपर, फिर भी अदर साइड, एग्जांपल के तौर पे यूएसएसआर दूसरी साइड है ना, अदर साइड स्टिल बी लेफ्ट विद इनफ न्यूक्लियर वेपन्स के वो जितनी हानि, जितना नुकसान, जितनी डिस्ट्रक्शन तुमने मुझे पहुंचाई है, उतनी ही ज्यादा मैं तुम्हारे ऊपर इन्फ्लिक्ट कर सकूं, मतलब अनएक्सेप्टेबल डिस्ट्रक्शन मैं तुम्हारी भी कर सकूं। अब ऐसे केस में क्या होगा, जब मुझे पता ही है कि मेरा ऐसा करने से सिर्फ टेम्पररी खुशी मुझे मिलेगी, बाद में या रिटेलिएशन होगा मुझे। आपने किसी चिढ़कर किसी के मतलब मान लो कि किसी के परिवार के लोगों को मार दिया आपने, ठीक है, गोली मार दी किसी को, डर तो आपको भी रहेगा ना कि कल को भाई मेरे परिवार के लोगों को भी गोली लग सकती है, फिर ऐसे तो आज बदला नहीं ले रहा सामने वाला तो, लेकिन कल ले लेगा बदला। होता ना ये वाली चीज, जब दो परिवारों के बीच में दुश्मनी होती है। तो बोथ साइड्स हैव कैपेसिटी टू रिटेलिएट अगेंस्ट सच अटैक। दोनों के पास कैपेसिटी है रिटेलिएट करने के लिए, और इतनी ज्यादा डिस्ट्रक्शन करने की कैपेसिटी है कि कोई भी वॉर इनिशिएट करना अफोर्ड ही नहीं कर सकता। दस कोल्ड वॉर इन स्पाइट ऑफ इंटेंस फॉर्म ऑफ वॉर, ठीक है, ये कभी भी, ये कोल्ड ही रहा, ये कभी भी हॉट वॉर के अंदर या फिर शूटिंग वॉर के अंदर, हॉट वॉर मतलब शूटिंग वॉर, जब आमने सामने आके लड़ते हैं, कभी भी उसके अंदर कन्वर्ट नहीं हुआ।
क्यों कन्वर्ट नहीं हो, अगर आपसे कोई पूछे, लॉजिक ऑफ डेटरेंस की वजह से। और ये अकेला क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म लॉजिक ऑफ डेटरेंस। इस डेटरेंस रिलेशनशिप ने कि तुम भी दूर रहो हम भी दूर रहते हैं, आमने सामने कभी आके नहीं मतलब वो करेंगे, बोथ फियर एंड अंडरस्टैंडिंग की जो ये आइडियोलॉजी है, जो लॉजिक है, इसने प्रिवेंट करा वॉर के, थर्ड वर्ल्ड वॉर या फिर शूटिंग वॉर या हॉट वॉर कभी नहीं होगा। लेकिन फिर भी राइवलरी, कन्फ्रंटेशन, इंटेंस कॉम्पिटिशन दोनों सुपर पावर्स के बीच में चलता रहा। ठीक है, समझ गए? हाँ जी। क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन लिख लो। लास्ट क्वेश्चन क्या लिखा था? जीवन की गाड़ी में खाना। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इन विच टू सिटीज ऑफ जापान did USA drop atomic bombs? In which two cities of Japan did USA drop its atomic bombs? लिख लिया? अगला क्वेश्चन लिखो। How far do you agree? How far do you agree with the action? How far do you agree with the action of USA dropping bombs on Japan? How far do you agree with the action of USA dropping bombs on Japan to end Second World War? टू एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर को खत्म करने के लिए आप क्या एग्री करते हो कि यूएसए का ये एक्ट जस्टिफाइड था कि नहीं था? ठीक है, तो आपको इसमें पता है आंसर कैसे, कहां से कहां लिखना है, ये देख रहे हो? पहले तो आप मेंशन करोगे ये, सेकंड वर्ड इंट्रोडक्शन दोगे थोड़ा सा वो करके, फिर हिरोशिमा नागासाकी के बारे में बताओगे कि यहाँ पर गिरे थे। फिर आप दोनों ओपिनियन दोगे कि क्रिटिक्स ये बोलते हैं कि ये गलत था, और यहाँ पर देख रहे हो, ये देखो यूएसए के सपोर्टर्स इस चीज को कैसे जस्टिफाई करते हैं। तो आप एक साइड एक पैराग्राफ में मेंशन करोगे कि मतलब पॉइंट्स बनाकर, मतलब वो करके, इन फेवर के पॉइंट्स फिर इन अगेंस्ट के पॉइंट्स, कि हाँ मैं मतलब जस्टिफाई, आप खुद जस्टिफाई नहीं करोगे, आप जो क्रिटिक्स हैं उनके कंधों पे रख के गोली चलाना, फिर यूएसए के सपोर्टर्स पे रखकर गोली चलाना। ठीक है, ठीक है। ठीक है, अब मैं मार्शल प्लान के ऊपर अभी क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि वो मैंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिखवाई थी, वो आपने लिख ली होगी। अब वो हम फोर्थ चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर डेफिनेशन बन नहीं पाएगी उसकी। उसके बाद आप लिखो, विच लॉजिक प्रिवेंटेड, विच लॉजिक प्रिवेंटेड which logic prevented cold war, which logic prevented cold war हाँ जी। from being converted into hot war? कौन सा लॉजिक था? वेरी गुड, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन ये भी लिख लो, एक्सप्लेन लॉजिक ऑफ डिटरेंस, एक्सप्लेन लॉजिक ऑफ डिटरेंस, फुल स्टॉप डाल डाल देना, फिर लिखना इसके आगे, हाउ डिड, हाउ डिड it helped to prevent war, how did it help to prevent war between two superpowers? ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, नेम द कोड नेम्स ऑफ, नेम द कोड नेम्स ऑफ atomic bombs dropped by USA
ऑन टू सिटीज ऑफ जापान, ऑन टू सिटीज ऑफ जापान। हाँ जी लिखे। तो ये देख रहे हो यहाँ पर इसका आंसर, मतलब इस पैराग्राफ के बारे में डिटेल में मैं कल पढ़वाऊंगा, लेकिन ये देखो आ, लिटिल बॉय फैट मैन। हाँ हाँ, लेकिन हमें ये ना ये जानना चाहिए, कंफ्यूजन मत, मतलब ये मत लाना। हिरोशिमा के ऊपर जो गिरा था कशिश, उसको कहते थे लिटिल बॉय। नागासाकी के ऊपर जो गिराया था उसका कोड नेम था फैटमैन। ठीक है। ये जानने वाली बात है। हम्म। ठीक है, तो हमने काफ़ी हद तक कोल्ड वॉर की सिनेरियो ले ली हमने। फिर हम देखेंगे दो पावर बॉक्स कैसे इमर्ज होते हैं। ठीक है, ये हम कल की क्लास से करेंगे, फिर आगे वाली टॉपिक्स है ना। ठीक है। और मैं ये पूछ रही थी कि और सब्जेक्ट्स मतलब हाँ हाँ, कब स्टार्ट कल हो से जाएंगे। ही मैं बोलने ही वाला था, एक मिनट रुको।